प्रत्यावर्ती धारा लेसन के न्यूमेरिकल लगाने के बाद में हमारा जो अगला लेसन है जिसके न्यूमेरिकल हम लोग लगाना चाहते हैं वो लेसन रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो लेसन था उसमें आपने लगभग 35 न्यूमेरिकल लगा लिए हैं और हर तरीके का न्यूमेरिकल करीब हमने सॉल्व भी करके आपको दिखाया। आपने भी उसको सॉल्व किया, अच्छे से कैलकुलेट किया, सीखा। उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा अगला लेसन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आज इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेसन का हिंदी में नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वैसे ही इस लेसन से ज्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि आते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पर ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, पर आते तो हैं। इसलिए हमको प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। हो सकता है 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, तो अगर नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उसको सॉल्व करना जरूरी है। हर तरीके का न्यूमेरिकल लगा लेंगे, नहीं 35 लगाएंगे, थोड़े लगाएंगे, पर एक अच्छी खासी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप सॉल्व कर पाते हो। और वैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जिसके साथ थ्योरी भी है और उसमें और अथवा लगा करके आपका न्यूमेरिकल है, तो मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता है तो आप न्यूमेरिकल ही सॉल्व करें, आंकिक प्रश्न सॉल्व करें। थ्योरी आप कितनी भी अच्छी लिखोगे ना, कितनी भी अच्छी लिखोगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलते उस पर। कितना भी आप अच्छा लिख दो, राइटिंग के कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं लिखे हैं उसके, आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन अगर उसके बदले में आप उसका न्यूमेरिकल लगाते हैं और अगर आपने अच्छे से न्यूमेरिकल लगाया तो न्यूमेरिकल इज मैथमेटिकल पार्ट, और मैथमेटिकल पार्ट में 100% मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हर स्टूडेंट के लिए। तो मैं तो आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर थ्योरी के साथ अगर न्यूमेरिकल लगाए अथवा में, और न्यूमेरिकल आपको आता है, तो थ्योरी से प्रीफर करिए न्यूमेरिकल को लगाना। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग लेसन के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग का लेसन पढ़े हुए आपको कुछ महीने बीत गए हैं और आप तो अगले दिन चीजें भूल जाते हैं, तो महीने हो गए तो काफी चीज भूल गए होंगे। तो हम सबसे पहले आज ये करना चाहेंगे, आज सबसे पहले हम जो करना चाहेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, बेशक टाइम मिलेगा तो उसको भी लगाएंगे, लेकिन आज सबसे पहले जो हमारा वर्क रहेगा वो ये होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग लेसन में न्यूमेरिकल्स जिन फॉर्मूलों पर बेस्ड आ सकते हैं, जिन पर आते हैं वो न्यूमेरिकल, उन फॉर्मूलों को पहले हम एक बार जरा रिवाइज करना चाहेंगे। तो हमारे साथ आप भी रिवीजन करिए, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी याद आ जाए, और जब भी किसी न्यूमेरिकल पर उनमें से किसी भी फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ती है ना, वो न्यूमेरिकल आप यूज कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में हम जो फॉर्मूला आपको बताएंगे वो ये बताना चाहेंगे, इस लेसन में सबसे शुरू में आपने एक चीज पढ़ी थी, विस्थापन धारा। याद आया आपको? तो क्या किसी को याद है बेटा कि विस्थापन धारा का फॉर्मूला क्या होता था? बताइए, आप भी तो बताइए। देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब कभी आपको न्यूमेरिकल लगाना हुआ करे, ऑलरेडी आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अगले दिन से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। आपको अपनी तैयारी से आना चाहिए। मतलब जब आपको खबर मिल जाती है कि अगले दिन से हमारे न्यूमेरिकल लगने हैं इस लेसन के, तो वो लेसन एक बार थोड़ा सा एक नजर आपको देख लेना चाहिए, उसके सारे फॉर्मूले। अगली बार से करके आइएगा, ठीक है? ओके, विस्थापन धारा का सूत्र बताइए क्या होता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विस्थापन धारा को? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते जाइए भाई। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ID से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। वेरी गुड, ये विस्थापन धारा का फॉर्मूला था इस लेसन में। विस्थापन धारा के बाद इसमें विद्युत का गॉस का नियम, वो नहीं तो मैक्सवेल के समीकरण। फिलहाल मैक्सवेल की समीकरणों पर बेस्ड तो नहीं मुझे लगता है कोई न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, विद्युत का गॉस का नियम, दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, विद्युत का गॉस का नियम। इसी बहाने आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। विद्युत का गॉस का नियम क्या होता है? विद्युत का गॉस का नियम, विद्युत में गॉस का नियम आपने पढ़ा था ना,
कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत में गॉस का नियम होता है। इसके बाद मैक्सवेल के समीकरणों में दूसरा आता है चुंबकत्व का गॉस का नियम। जो थर्ड यहां पर आता है यह आता है चुंबकत्व का गॉस का नियम। चुंबकत्व का गॉस का नियम, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, या हो सकता है सरफेस एरिया को ds भी लिखा गया होगा, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स कैसा होता है? शून्य के बराबर होता है। इसे चुंबकत्व का गॉस का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट इस पे आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, इसमें क्या इक्वेशन आपने पढ़ी थी? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपने इक्वेशन पढ़ी थी। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, आप इसको जो E है आपका, उससे आप ये भी लिख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। हालांकि मैं इसको बताए दे रहा हूं, पर अभी इन पर बेस्ड ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, नहीं मिलेंगे आपको। एक आपकी नेक्स्ट इक्वेशन थी एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, ये तो आपको याद होगा। एम्पियर मैक्सवेल का जो परिपथीय नियम, इसमें ये था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट, और नेट करेंट को हम IC प्लस ID लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो बेटा आपने 4 अभी सेकेंड नंबर से 5 नंबर तक पढ़ी हुई है ना, ये 4 इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हैं, इनको बोला जाता है मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल्स इक्वेशंस इनको कहा जाता है। तो मैंने बता दिया है कि जब फॉर्मूले पढ़ ही रहे हैं तो इसी बहाने मैक्सवेल्स इक्वेशन का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। तो इन्हें आप याद रखें, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि मैक्सवेल की समीकरणें बताइए। ओके, इसके बाद हम और आगे चलेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आप सभी बच्चों को याद होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन संचरित होता है माध्यम में? आंसर है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संचरित होता है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संचरित होता है, उसमें ये जो कि x दिशा है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। मान लेते हैं अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा x डायरेक्शन पे है, x डायरेक्शन में किसकी दिशा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में जा रही है? एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। ये उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये चलने की दिशा है उसके। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में 2 प्रकार के फील्ड चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को आपने पढ़ा था कि ये दोनों ही परस्पर लंबवत तो होते ही हैं, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हुआ करते हैं। फिर से विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन प्रोपेगेट होता है, कौन संचरित होता है? आंसर है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में ऊर्जाएं चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है और मैग्नेटिक फील्ड चलता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ये चलते हैं तो ये आपस में लंबवत चलते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन पे होगा। और ये आपस में तो लंबवत रहते ही है, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो अगर तरंग संचरण की दिशा ये है तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरफ मान सकते हैं। अब इनकी आपस में इक्वेशन हुआ करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की। क्या इक्वेशन होती है, आपको बताया गया था। ये इक्वेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन आप देखेंगे, हम उसका क्योंकि वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। अब आप एक चीज और मुझे बताएं, आपको क्लास 11th में जब आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे वहां पर एक चीज आपको समझाई गई थी कि किसी भी क्वांटिटी का अगर फुल वेक्टर आपको चाहिए, इकाई सदिश आपने पढ़ा था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, याद आया आपको। तो अगर किसी का फुल वेक्टर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे उसका मॉड्यूलस ले लेना चाहिए और उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्या कर देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। कुछ याद आ रहा है आपको? अच्छा, तो हमको क्या करना चाहिए, इधर वाला पहले मैग्नीट्यूड ले लेना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, क्योंकि इसका भी ग्राफ जो होता है साइनोसॉइडल होता है, आपने देखा था, ज्यावक्रीय होता है। इसलिए यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी इक्वेशन ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तो हो गया परिमाण। अब परिमाण के साथ उसी दिशा के इकाई सदिश से गुणा करवाना है आपको, और ये किस दिशा में है, वाई एच की दिशा में है। तो वाई एच की दिशा में इकाई सदिश कौन होता है, जे कैप। तो जे कैप से यहां पर क्या करा देंगे, हम गुणा करा देंगे। और अब चाहें तो इसको ई वाई लिख लीजिए, इससे हमको पता चलता रहेगा ये कौन से अक्ष में वैद्युत क्षेत्र है, वाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जरा ऐसी ही एक इक्वेशन बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है, जेड डायरेक्शन पे है, तो उसके साथ हमने लिख दिया बी जेड, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। और फुल वेक्टर उसका भी चाहिए, फुल वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड लीजिए और जेड डायरेक्शन का जो इकाई सदिश होता है उस दिशा में, उससे बाद में मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। तो इसका आएगा बी नॉट साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तो परिमाण हो गया। फुल वेक्टर निकालने के लिए परिमाण में किसका गुणा करते हैं, उसी दिशा के इकाई सदिश से। बी की दिशा किधर की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ। जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। इसलिए बाद में हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वेक्टर बी के बारे, बी की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इक्वेशंस हो गई। कुछ बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आया? आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ई वाई का मान बता दिया है, थोड़ा ई एक्स का मान भी बताओ और ई जेड का मान भी बताओ। तो आंसर है उनके मान 0 होते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर वाई दिशा में है तो एक्स दिशा के साथ उसका कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री, और जेड डायरेक्शन के साथ उसका कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो आप एक्स डायरेक्शन पर अगर घटक निकालने जाओगे तो भी 0, और जेड डायरेक्शन पर घटक निकालने जाओगे तो भी 0। ठीक है, तो ये फिर आपको याद रखना है कि ई एक्स भी 0 होगा और ई जेड भी कैसा होगा, 0। अब बी की डायरेक्शन किधर की तरफ है, जेड की तरफ, इसलिए बी में कौन कौन 0 होगा, बी वाई 0 होगा और बी एक्स 0 होगा। ना तो वाई अक्ष की तरफ इसका कोई कंपोनेंट आपको मिलेगा, ना एक्स अक्ष की तरफ इसका कोई कंपोनेंट आपको मिलेगा। और तरंग संचरण की दिशा के ये दोनों आपस में कैसे देखो, आपस में तो दोनों लंबवत होते हैं, कौन, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ये याद रखिएगा। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलता है। इन पर तो हो सकता है मिले नहीं मिले, बात अलग है, पर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलता है। अब इसमें 2 चीजें और आ रही हैं, पहले अब उनका जिक्र करेंगे। एक जैसे ई नॉट और बी नॉट क्या है, बताओ अच्छा हमको, ई नॉट क्या चीज है और बी नॉट क्या चीज है। प्रत्यावर्ती धारा का लेसन आपने अभी अभी सीखा हुआ है, उसमें जैसे आता था आई नॉट वी नॉट, तो वो क्या होता था, धारा का शिखर मान।
और वोल्टेज का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ऐसे ई नॉट क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शिखर मान, अधिकतम मान। ठीक है। ओ विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट क्या चीज है? ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। बउआ अब ये बताओ, इतना सबको समझ आ रहा है अभी? ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें और आ रही हैं, के और ओमेगा। ये के और ओमेगा क्या चीज है? तो मैं बताऊं, के जो है इसको बोला जाता है बेटा संचरण नियतांक। क्या कहते हैं आप इसको? संचरण नियतांक। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी एक वैल्यू हुआ करती है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये संचरण नियतांक का मान होता है। यहां लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, देखो हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा है। ठीक। अच्छा, अब ओमेगा क्या चीज है बताओ? अच्छा, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है ओमेगा। कोणीय आवृत्ति को अंग्रेजी में आप क्या बोल सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी होता है। यहां टी क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आवर्तकाल है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आवर्तकाल। ठीक है ना। जो भी चीज आपको लगे कि हमें नहीं समझ में आ रही है, आप जरूर बताइएगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइनोसॉइडली चेंज होते रहते हैं, ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं ना। तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नॉट है और मैग्नेटिक फील्ड की बी नॉट है। क्लियर। के जो इस फॉर्मूले पे आया है वो क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दैट इज नोन इन हिंदी संचरण नियतांक। इसका सूत्र होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जहां लैम्डा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य है। अच्छा, ओमेगा इसमें जो आ रहा है वो कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है 2 पाई बाई टी। यहां पर जो ये टी आ रहा है, कैपिटल टी लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आवर्तकाल है। यहां स्मॉल टी लिखा जाएगा, ये कोई भी समय है, पर यहां पर जो टी आएगा वो बहुआ क्या चीज है? वो आवर्तकाल है। हाँ, नहीं समझ में आई बात? अभी आ रहा है? अच्छा ठीक। तरंग की चाल निकालने का फॉर्मूला यहीं से हमको मिलता है, इसको हम हटा देते हैं। तरंग की चाल, तरंग की चाल निकालने का फॉर्मूला आ जाया करता है आपका ओमेगा अपॉन के। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ओमेगा आपको मालूम है, अगर कोणीय आवृत्ति और उसका संचरण नियतांक यानी कि के आपको मालूम है, तो ओमेगा अपॉन के करने से उसकी उस तरंग की क्या मिल जाया करेगी? आपको चाल मिल जाएगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर के वी आ जाएगा। अब ये वी क्या चीज है? यहां पर वी क्या चीज है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, और ये चाल एक्चुअली विद्युत चुंबकीय तरंगों की है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल। भाई लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम चाहें तो इसको क्या नोट कर सकते हैं? और W इज इक्वल टू के सी, क्योंकि V प्रकाश की चाल
तो उसकी जगह पर हम सी लिख सकते हैं, है ना। तो जरूरत पड़ी तो आप ये भी यूज करिए कभी। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जरा। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? रिवीजन नहीं किया आपने इसीलिए आपको कम समझ में आ रहा है। अगली बार से जब भी आपको मालूम रहे कि हम लाइट के अपवर्तन लेसन के न्यूमेरिकल लगाएंगे, सबकी एक जिम्मेदारी होगी कि सभी लोग उस लेसन को एक बार, एक झलक, एक नजर आप उसको देख कर आएंगे, सारे फॉर्मूले उसके, है ना। ऐसे हम यहां पर बताते हैं तो आपको कम ध्यान आती हैं चीजें। चलिए खैर, हाँ और एक चीज, ये जो चुंबकीय तरंग, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, इनका रेशियो हमको कुछ देता है। इनका रेशियो हमको क्या देता है? E0 अपॉन B0, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, इससे हमको मिलती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मिलती है इससे हमें। प्रकाश की चाल को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया? C से। तो E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? तो E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C आता है, प्रकाश की चाल। यहां से हम चाहें तो E0 भी निकाल के आपको दे सकते हैं, B0 भी निकाल के दे सकते हैं। फॉर्मूला वही है। जैसे क्या हम बता सकते हैं आपको? E0 निकाल के देंगे तो हम क्या कह देंगे कि B0 इंटू C होगा E0 का मान। और अगर हम B0 की वैल्यू बताएंगे तो आपको बताएंगे E0 अपॉन C मान होगा B0 का। ना समझ में आई बात? ठीक है, तो कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो आप इसे जरूर यूज करिएगा। अच्छा भाई, इसके बाद, हाँ इसके बाद इसमें आता है जैसे वैद्युत, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में आगे बढ़ती हैं माध्यम में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। फिर से सुनो, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो माध्यम में आगे बढ़ती है, किस रूप में आगे बढ़ती हैं? बताइए किस रूप में आगे बढ़ती हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास जो एनर्जी होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में हुआ करती है। ठीक है, अब दोनों को एनर्जी, नेचर का इतना बढ़िया बंटवारा है, इतना बढ़िया उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि उन्होंने बोला कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग के पास जितनी भी एनर्जी है उसमें से आधी एनर्जी किसके पास रहेगी? विद्युत क्षेत्र के पास, और आधी एनर्जी किसके पास रहेगी? चुंबकीय क्षेत्र के पास। दोनों के पास ऊर्जा की बराबर बराबर मात्रा होती है। पर ऊर्जा की उन मात्राओं को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, पर हम देख रहे हैं ना जगह कम है हमारे पास, तो हम ये सोचते हैं आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम उसे आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लिखते हैं उसको। जैसे मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो एनर्जी होती है वो हाफ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के पास होती है। वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा रहेगी उसको हम बोलेंगे औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, और चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में जितनी एनर्जी रहेगी उसको हम बोलेंगे औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, इसे यूई से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व किसको कहते हैं? ऊर्जा घनत्व किसको कहा जाता है? हाँ, किसी भी स्थान पर एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। एक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसको ऊर्जा घनत्व बोला जाएगा। तो औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व को हम यूई से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये कैपेसिटेंस के लेसन में आपने कैलकुलेट किया है इसको। क्यों? क्योंकि संधारित्र वाले लेसन में आपने पढ़ा कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एनर्जी होती है किस रूप में? वैद्युत क्षेत्र के रूप में।
उसके प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहा गया और उसकी वैल्यू निकल करके आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी प्रकार औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इसे हम यूएम से लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये यूएम आ गया, आप चाहें तो यूबी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है ना, ये औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व आ गई। ये औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में इतनी ऊर्जा रहती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा घनत्व अगर आप निकालना चाहें तो वो कितना आएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व अगर निकालेंगे तो हम इन दोनों प्रकार के ऊर्जा घनत्वों को आपस में जोड़ देंगे मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और देखो एक चीज अभी मैं आपको बता ही रहा था कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के पास बराबर बराबर एनर्जी रहती है, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में कैसी आती हैं? इन दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर ही आती हैं। अब अगर बेटा ये दोनों वैल्यूज, भले कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है, इसमें एप्सिलॉन नॉट और ई के पदों में आता है, ये बी और म्यू नॉट के पदों में आता है, लेकिन वैल्यू जब निकालने जाओगे ना दोनों की सेम आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा अगर वैल्यू सेम मिलेगी मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी, तो कुल ऊर्जा घनत्व के लिए निकालने के लिए हम एक काम ना कर लें, या तो इसको 2 गुना करके लिख दें या इसको 2 गुना करके लिख दें, बात तो वही आ गई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कुल ऊर्जा घनत्व का मान ऐसे भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आधी आधी ऊर्जा दोनों के पास है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं। जोड़ने से किसी एक को डबल करके आप लिख सकते हैं। तो ये इनका सूत्र हो गया भाई। बस इतने ही फॉर्मूलों से करीब करीब आपके न्यूमेरिकल्स लगते रहेंगे। बाकी अगर हाँ और जैसे कुछ चीजें हैं कि जैसे अधिकतम मान आपने देखा है विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का, तो अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालें, विद्युत क्षेत्र का आरएमएस मान, आभासी मान, किसी समय पर विद्युत क्षेत्र का, किसी समय पर विद्युत क्षेत्र का मान E, ये आप ये समझ लो कि ये ई आरएमएस है एक तरीके से, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट किया करेंगे, तो इसकी वैल्यू हुआ करेगी ई नॉट अपॉन √2। ठीक है, जैसे आपने देखा ना तो विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में पड़ा हुआ है, ऐसे ही बी के लिए भी आप सीधे बी आरएमएस लिख देंगे और उससे आप बी नॉट अपॉन √2 से कैलकुलेट कर लेंगे कभी आपको जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, किसी समय टी पर यह विद्युत क्षेत्र का मान है और किसी समय टी पर यह चुंबकीय क्षेत्र का मान है। चुंबकीय क्षेत्र और E/C, देखो नहीं सॉरी, अगर यहां पर E/C आप कर दे, नो E/C मैं बोल रहा हूं, E/B अगर आप कर देते हैं तो बेटा देखो E/B है, ये अपॉन ये करोगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, E नॉट अपॉन B नॉट, और ये किसके बराबर आता है? ये तो C के बराबर आता है ना, तो E/B की वैल्यू भी C के इक्वल आएगी। ठीक है, अब करीब करीब सारे फॉर्मूले हो गए हैं इसमें, क्योंकि ज्यादा नहीं करना था,
थ्योरी है, बाकी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम था, पूरा स्पेक्ट्रम हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आपको अगर रिवाइज करना है तो आप फिर से उसे वीडियो निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जितने भी फॉर्मूले हमने अभी इसमें पढ़े हैं, अगर बाई चांस धोखे से कोई फॉर्मूला रह भी गया होगा, हमने नहीं पढ़ा होगा, तो हम क्या करेंगे ना, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे और अगर न्यूमेरिकल लगाते समय उस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी तो उसी वक्त हम आपको वो फॉर्मूला बता दिया करेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए और हम इसको साफ कर देंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, आप भी ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। पहले हम पढ़ेंगे पूरा इत्मीनान से, उसके बाद जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है। आपको शुरुआत में 2-4 न्यूमेरिकल तक थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, फिर इसके बाद एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर आपको उतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लिखा हुआ है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2.0 × 10⁻10 हर्ट्ज की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वो दोलन करता है। और बात तो सही है ना, आपने देखा था वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को, पहले 0 से मैक्सिमम होते हैं, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम दूसरी दिशा में, फिर मैक्सिमम से 0। तो ये क्या होना है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो परिमाण भी लगातार बदल रहा है, दिशा भी लगातार बदल रही है, तो ये ऑसिलेशन ही है, तो दोलन ही है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, दोलन। इसलिए न्यूमेरिकल में लिख के आया करेगा दोलित वैद्युत क्षेत्र, दोलित चुंबकीय क्षेत्र। तो आप उससे परेशान नहीं होइए कि ये दोलित वैद्युत क्षेत्र क्या है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वो इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दोनों ही वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही दोलन करते हैं। दोलन करते हैं मतलब 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। कहने का मतलब परिमाण भी लगातार बदलता है और दिशा भी बदलती है उनकी। ठीक है, तो एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतनी आवृत्ति से, इतनी आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में इतने साइकिल उसके कंप्लीट हो जाते, इतनी तेज, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी, की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से, ज्यावक्रीय मतलब ऐसे साइनोसॉइडल कर्व उसका बनेगा, दोलन करता है। कौन दोलन करता है, वैद्युत क्षेत्र। इसका आयाम 48 वोल्ट पर मीटर है। किसका आयाम 48 वोल्ट पर मीटर है, वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का आयाम, जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा का लेसन पढ़ते थे, फिर से बोलते थे धारा का आयाम, तो आप क्या समझे, I0। धारा का आयाम मतलब धारा का अधिकतम मान, धारा का शिखर मान। वोल्टेज का आयाम, तो वोल्टेज का अधिकतम मान, वोल्टेज का शिखर मान। आज यहां वैद्युत क्षेत्र का आयाम बोल दिया गया है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान होना चाहिए। दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्ञात कीजिए नंबर 1, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। देखो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या शब्द लगाया उन्होंने, दोलित। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोलन होते हैं, तो यहां वैद्युत क्षेत्र भी दोलित रहता है और चुंबकीय क्षेत्र भी दोलित रहता है, इसलिए उन्होंने दोलित चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया। दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हो, बी से। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, इसका मतलब B0 आपको निकालना है। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, अभी बताया, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व को किससे प्रदर्शित करा करते हैं, UE, स्मॉल u साथ में E, वो वाला आंसर निकालना है। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को किससे लिखते हैं, UM से। और ये बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, मतलब हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। कैसे, आप याद होगा वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों के मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर हमने औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व निकाल लिया है तो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकालने की अलग से जरूरत आपको नहीं है, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। बट बच्चा कंफ्यूज हो और वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करता हुआ घूमे, इसलिए ये दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में दिया। देखो उन्होंने, नहीं तो जानते तो वो भी है ना कि दोनों के मान कैसे आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। समझ आ रहा है, चलिए खैर, अब क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया। अब हम इसमें से जो क्वांटिटीज हमको दी गई हैं पहले उनको नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या निकालना है मुझको।
आवृत्ति दी गई है सबसे पहले तो हम न्यू लिख देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं और दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है, की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है, ठीक है। इसका आयाम 48 वोल्ट पर मीटर है। किसका आयाम? वैद्युत क्षेत्र का। इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू है बेटा 48 वोल्ट पर मीटर। ज्ञात कीजिए, चलो अब तो बस ज्ञात करना है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। क्या आप सभी बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? बी नॉट से। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? बी नॉट। दूसरा, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? यूई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूई लिख दिया। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? यूएम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया। इस तरह से ये तीन चीजें क्वेश्चन में, तीन क्वांटिटीज आपसे पूछी गई हैं, इनके फॉर्मूले लगा के हम इनको सॉल्व करके ले आएंगे, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं बी नॉट निकालना चाहता हूं, क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे? बताएंगे आप हमको या हम ही बताएं फिर आपको फॉर्मूले? हाँ बताओ। बी नॉट ई नॉट अपॉन सी, बी नॉट की वैल्यू। वेरी गुड। देखो बउआ, अभी आपने बेटा एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हुआ है, सी इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन ई नॉट की ई नॉट अपॉन बी नॉट? ई नॉट अपॉन बी नॉट। ई ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। ई नॉट अपॉन बी नॉट, और हमको बी नॉट निकालना है तो ये सी हमको उधर भेजना पड़ेगा। देन बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। सी यहां क्या चीज है याद है आपको? प्रकाश की चाल है, जिसकी वैल्यू होती 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू है 48, सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स में, इंटू 10⁻⁻8। और चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बी नॉट की वैल्यू आ गई। एक आंसर तो आ गया बेटा हमारा। देखो आप ये हमको बताइए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? भाई आया कि नहीं आया? आ गया। आप इसमें अगर चाहें तो इसके माइनस की वजह से एक अंक दशमलव यहां खिसका सकते हैं, तो ये फिर -7 टेस्ला बन जाएगा। एक्चुअली आंसर आपका इस फॉर्मेट में दिया गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र का, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल दिया, शिखर मान, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमने निकाल दिया। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, सेकंड पार्ट, तो हम लिखेंगे औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व यूई से लिखते हैं ना। बताइए, अभी अभी यूई के फॉर्मूला बताया हमने, क्या होता है? हाँ जी बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर। अब प्रॉब्लम एक ये है कि हमको ई का मान नहीं मालूम, पर हमको ई नॉट का मान मालूम है। ई क्या चीज है? आरएमएस वैल्यू, आभासी मान वैद्युत क्षेत्र का। तो हमको ई तो पता नहीं है, तो हम इसमें रख नहीं सकते हैं। हमको ई नॉट मालूम है। क्या है कोई आपके पास फॉर्मूला जो ई और ई नॉट को रिलेट करता हो एक दूसरे से? अभी बताया हमने, ई बराबर ई नॉट अपॉन √2, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला यहां लगा देंगे हम। तो यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह पर हम लिख देंगे ई नॉट अपॉन √2। यू ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। इस तरह से यू ई ये बन गया 1/4, 2 दूना 4। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखिए। क्या आपको याद है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻
12, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या रहता है? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट रहेगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये रहेगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 48, और 48 का हमको स्क्वायर चाहिए, तो 48 इंटू 48। बाकी जो 2 आया था उसका तो हमने यहां गुणा करवा दिया था। अब 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब के आपस में गुणा करवाने हैं, फिर आपका आंसर मिलेगा। चलो गुणा करवाते हैं, इसका गुणा इसमें करवाते हैं। सबसे पहले हम यहां मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर यहां नोट कर देंगे। यहां करा लो। अच्छा, पहले 12 का गुणा 8.85 में करो। 12 पंचे 60, हासिल कितने लगे? 6। फिर 12 अट्ठे 96 और 6 102, हासिल लगे 10। फिर 12 अट्ठे 96 और 10 106। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अभी किसका गुणा करना रह गया? 48 का गुणा करना अभी और रह गया। तो 0 8 दूना 16, 8 छंग 48, 1 49, 8 एकम 8, 0 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 6 8 9 17, हासिल लगा 1 4 4 8 1 9, 8 2 10, हासिल लगा 1 4 1 5। 2 अंक पे दशमलव, तो यहां हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से UE का मान बेटा क्या मिलेगा? देखो, UE की वैल्यू हमको मिली मल्टीप्लाई कराने से, तो ये आ गया 59.7.6 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है ना, 59.7.6 इंटू 10 टू द पावर -12। ये 1 2 3 अंक दशमलव और खिसका के ले आओ इधर आप, तो UE की वैल्यू हो जाएगी 5.097 इंटू 10 टू द पावर 3 अंक खिसका दिए। अब यहां पर क्या बचेगा? -9। ठीक है ना। अच्छा, ये बेटा है 5.097। हम केवल दशमलव की 1 डिजिट तक इसको लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब 9 को आप छोड़ना चाहते हैं। फिर अब जो छोड़ रहे हैं वो नंबर 5 से बड़ा नंबर है, तो इसके पहले वाले में 1 बढ़ा दीजिए। इस तरीके से बेटा ये वैल्यू करीब करीब मिलेगी 5.1 इंटू 10 टू दी पावर -9। और ये ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा वैद्युत ऊर्जा घनत्व का। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पार्ट उन्होंने क्या पूछा हुआ है? औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। दूसरा था औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। अब आप याद करिए, आपको ध्यान होगा औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों की वैल्यू आपस में कैसी आती है? बराबर। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UM की वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व आई है, 5.1 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब ये मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से देखिएगा। लिखा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन दिया है उन्होंने 8 इंटू 10 टू द पावर -6 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 11t प्लस 300 पाई x। ये चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण दी गई। और पीछे जो t लिखा है ना, टेस्ला, ये t किसके लिए लिखा हुआ है? आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये t को इसके साथ गुणा करना है, ये टेस्ला है लिखा है उन्होंने। पर ऐसे ही क्वेश्चन दिया है
तो इससे भी आप समझने की कोशिश करें कि वो जो सबसे पीछे कैपिटल टी लगा रहेगा उसका मतलब है इसका मात्रक दिया जा रहा है टेस्ला, ठीक, दिया जाता है। अब आपको मालूम क्या क्या करना है। सबसे पहले मालूम करना है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं। अच्छा, सबसे पहले आपको तरंग दैर्ध्य मालूम करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। देखो ये दोलित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार का एक व्यंजक हमें पता लगाना है, लेकिन वो किसका व्यंजक होना चाहिए? दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक होना चाहिए। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक मतलब अगर ये y डायरेक्शन पे है तो ये किस डायरेक्शन पे होगा? z डायरेक्शन पे होगा। अगर हम ये मान लें कि वैद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है उस समय, समझ आ रहा है आपको? ठीक, क्योंकि यहां पर x लिखा है ना, देखो फिर से सब ध्यान से देखो, by लिखे होने का क्या मतलब है? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे दोलन कर रहा है? वो y डायरेक्शन पे, और जो तरंग है वो x डायरेक्शन पे प्रोपेगेट हो रही है, संचरित हो रही है। तो जरूर वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन पे दोलन करेगा? z डायरेक्शन पे। तो हमको Ez की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें आपको मालूम करना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कैसे करेंगे ये काम। आप सबसे पहली चीज तो आप लैम्डा मालूम करना है। आपको जो इक्वेशन दी जाती है प्रत्यावर्ती धारा के लेसन में भी समीकरण वाले सवाल लगाए आपने, जो इक्वेशन दी जाती है उसी प्रकार की इक्वेशन से हम क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तुलना करने से उसकी छोटी छोटी चीजें हमको मालूम हो जाती हैं, और जैसे आप तुलना करोगे ना बेटा आपको लैम्डा मिल जाएगा। फिर Ez कैसे निकालेंगे? तो अगर by की इक्वेशन इस तरीके की है तो Ez की इक्वेशन भी कुछ ऐसी ही होगी। उसमें अंदर का पार्ट तो सेम रहेगा, साइन से अंदर का पार्ट तो सेम रहेगा, बस बाहर इसमें b नॉट आया है, भाई b बराबर b नॉट होता है। E वाले में क्या आएगा? E नॉट, बाकी अंदर का पार्ट तो सेम रहेगा। तो बस E नॉट मुझे निकालना होगा और हम Ez की इक्वेशन बता सकते हैं आपको, ठीक है ना? करते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। by इज इक्वल टू b नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप का है ना, ध्यान बस इतना रखना है कि के किसके साथ हमेशा आएगा? एक्स के साथ, और ओमेगा हमेशा किसके साथ आएगा? टी के साथ। बाकी यहां माइनस हो जाए, ये आगे हो जाए, ये पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है। देखो तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चल सकती है तो क्या हमेशा इधर ही चलेगी? तरंग एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में भी तो जा सकती है, उसकी वजह से यहां प्लस और माइनस आ जाता है। तरंग अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चलती है तो माइनस आता है, तरंग अगर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलती है तो प्लस आता है। तो यहां पर प्लस और माइनस आने से आप कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर जा रही है कि ऋणात्मक दिशा की ओर जा रही है। बाकी दो बातों का ख्याल रखना है, ओमेगा के साथ, ओमेगा हमेशा किसके साथ आना चाहिए? टी के साथ, और के हमेशा किसके साथ आएगा? एक्स के साथ। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स से हमने कंपेयर करवा दिया। तो बताइए बी नॉट की वैल्यू कितनी मिली आपको? 8 × 10⁻⁻⁶, और टेस्ला लिखना पड़ेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? तुलना करके बताओ हमको। ओमेगा 2 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। के की वैल्यू कितनी आएगी? 300 पाई। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है प्रति मीटर, पर मीटर। 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, पर मीटर इसका यूनिट होगा। 2 पाई तो एंगल है, एंगल का तो कोई यूनिट होगा नहीं, पर मीटर हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए हम क्या करें, लैम्डा कैसे निकाला जाए? उसके लिए के का सूत्र आप यूज करिए। के का फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई? के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के की जगह पर बउआ क्या लिखना पड़ेगा? 300 पाई, ये 2 पाई अपॉन लैम्डा। इधर पाई से पाई तो कट गया, लैम्डा इधर ले आओ, 300 उधर भेज दीजिए। इस तरह से
लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/300 और लैम्डा का यूनिट यहां से क्या आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, और इसको अब आपको सॉल्व कर लेना है भाई। 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव तो पहले ही लग जाएगा, अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करिए आप इसको, तो 0.0, फिर 3 का भाग 2 में देंगे 0 बार, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये आते चला जाएगा, फिर 0.0067 मीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें भी आंसर 0.0067 मीटर। ओके, तो ये क्या निकाल दिया हमने, लैम्डा का मान निकाल दिया। अब हमको EZ चाहिए बेटा। EZ के लिए क्या जरूरी है, EZ की इक्वेशन क्या बनाएंगे आप, जैसे BY की B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, EZ की होगी E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, बस E नॉट हमको चाहिए। E नॉट कैसे निकाला जाए बताइए। हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप भी जानते हैं उस फॉर्मूले को, E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C, देन E नॉट इज इक्वल टू B नॉट इंटू C, B नॉट इंटू C। B नॉट की वैल्यू क्या लिखी जाए, 8 इंटू 10 टू द पावर -6, 8 इंटू 10 टू द पावर -6, ये B नॉट की वैल्यू है। C स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बेटा आप देखो 3 8 जार क्या आएगा 24, 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, क्या बचा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगता है 2400 हो जाएगा, और इतने वोल्ट पर मीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, और वी कैन राइट इट न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन चाहिए EZ, इसलिए EZ की वैल्यू क्या लिखेंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है ना। तो EZ इज इक्वल टू E नॉट की जगह 2400, इसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, पूरा सेम वही पोर्शन लिख दिया जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी प्लस के की जगह पर 300 पाई एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्यंजक निकल करके आपका आ जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और बउआ ये वैद्युत क्षेत्र का मान है बेटा, इसका यूनिट आपको क्या लिखना पड़ेगा, वोल्ट प्रति मीटर, आपको इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तो हमने फिलहाल 2 ही क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन लगाए हुए हैं, क्योंकि आज हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे शुरुआत में, लेकिन वो अच्छा रहता है फॉर्मूला, अगर आप एक नजर देख लेते हैं आपको आइडिया मिल जाता है कि किसी क्वेश्चन में किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है हमको, ठीक है ना। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी नए नए न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बढ़िया। तो आज फिजिक्स में इतना ही पढ़ेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।